जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार समान ज्ञान का बुक निकाला गया है सेकेंड एडिशन का, इसी को कंप्लीट करेंगे। और इसमें देखिए चैप्टर नंबर जो है ना कौन कौन कंप्लीट करवा चुके हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 क्या है, तो बिहार का एक समान परिचय एक करवा चुके हैं पूरा, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और दूसरा चैप्टर क्या है, तो बिहार की जातीय जनगणना है, ये भी करवा चुके हैं, तो ये भी क्लास आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, जाके चेक कीजिएगा। और आज जो देखने वाले हैं इस क्लास में, आज क्लास नंबर जो है ना इसमें चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। जो चैप्टर क्या है, तो बिहार का जो है ना प्राचीन इतिहास है। तो सभी लोग लास्ट तक क्लास को देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए इसके अलावा देखिए चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 13 और 15 ये सारा जो है ना हम करवा चुके हैं। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा जो है ना क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक वो क्लास मिल जाएगा। और बाकी शुरू से स्टार्ट किए तो शुरू से जो है लास्ट तक ख़त्म करेंगे, लगभग जो है ना आपको चैप्टर नंबर 12 तक करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि 13, 14, 15 ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए चैप्टर क्या है, तो चैप्टर नंबर 3 है और क्या है, तो बिहार का क्या है, तो प्राचीन इतिहास है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए कर रहा है इतिहास के बारे में, बिहार का इतिहास क्या रहा है इसके बारे में देखिए। और थोड़ा सा ये जो चैप्टर होगा ना थोड़ा लॉन्ग होगा, 2-3 क्लास 4 क्लास आएगा, क्योंकि इससे जो है ना क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। और बिहार का खासकर एग्जाम जो होता है उसमें तो बिहार से जो प्राचीन इतिहास से जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपको जो है ना इस क्लास में आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे से बारी बारी से जो है ना पार्ट बाई पार्ट क्लास आएगा इस चैप्टर का, तो सभी लोग जो है ना बारीकी से सारे क्लास को जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इतिहास के बारे में, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये कह रहा है इतिहास के बारे में देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 प्रकार के स्रोतों का जो है ना उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 प्रकार के जो है ना स्रोतों का उपयोग किया जाता है। जो पहला स्रोत है क्या है, तो पुरातात्विक है, और दूसरा जो स्रोत है क्या है, तो साहित्यिक है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बिहार के इतिहास के अध्ययन संबंधी स्रोतों में भी पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का क्या है, उपयोग किया जाता है। तो बिहार के इतिहास के अध्ययन संबंधी स्रोतों में भी पुरातात्विक और साहित्य स्रोतों का जो है ना उपयोग किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, देखिए प्राचीन बिहार के स्रोत क्या क्या है। तो देखिए प्राचीन बिहार का स्रोत देखिए 2 स्रोत था ना, एक पुरातात्विक था और क्या था, एक साहित्यिक स्रोत था। इसको भी देखिए डिवाइड किया हुआ है, इसको देखते हैं। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत में जो है ना क्या क्या है, देखिए इसमें है सिक्के हैं, मृदभांड है, विभिन्न उपकरण है, चित्र है, मूर्तियां हैं, अशोक के स्तंभ है, अशोक के शिलालेख है, और नालंदा बिहार के आदि क्या है, अवशेष है। तो याद रखिए कि प्राचीन बिहार के 2 स्रोत हैं, मतलब 2 स्रोत से जो है ना प्राचीन बिहार का मतलब जो प्राचीन बिहार का जो इतिहास होता है उसको हम ना ज्ञात मतलब अध्ययन कर सकते हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा क्या है, तो साहित्यिक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है, तो सिक्के हैं, मृदभांड है, विभिन्न उपकरण है, चित्र है, मूर्तियां हैं, अशोक के स्तंभ है, अशोक के शिलालेख है, और क्या है, नालंदा बिहार के क्या है, अवशेष आदि है, ठीक है। आगे देखिए साहित्यिक स्रोत में जो है इसका देखिए 3 पार्ट होता है। एक होता है धार्मिक साहित्य होता है, दूसरा क्या होता है, लौकिक साहित्य होता है, तीसरा क्या है, यात्रा वृत्तांत होता है। तो धार्मिक साहित्य में क्या है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, भगवती सूत्र, रामायण, महाभारत, और क्या है, विभिन्न पुराण आदि, ठीक है। आगे देखिए लौकिक साहित्य में क्या है, तो अर्थशास्त्र जिसका कौटिल्य का है, गुप्तकालीन रचनाएं हैं, तबकात नासरी जो मिन्हाज उस सिराज का है, और रियाज उस सलातीन जो है गुलाम आदि जो है ना गुलाम हुसैन आदि का है, ठीक है। आगे देखिए यात्रा वृत्तांत में क्या क्या है, तो देखिए मेगास्थनीज इंडिका जो पुस्तक है मेगास्थनीज का है, और फयान का यात्रा वृत्तांत है, हुएनसोंग का सियुकी है, और इत्सिंग का जो है यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। ये सारे जो है ना डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए थोड़ा जूम कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब आगे देखिए सभी लोग जो है ना क्लास को लास्ट तक बने रहिएगा, आपका सारा जो है ना क्लास में ही क्वेश्चन सारा याद हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि बिहार शब्द जो है ना बिहार का तद्भव है, क्या है, तो बिहार शब्द जो है वो क्या है, तो बिहार का तद्भव है, जिसका अर्थ है मठ, अर्थात क्या है, भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो सिंपल याद रखिएगा कि बिहार शब्द जो है ना बिहार का क्या है, तो तद्भव है, जिसका अर्थ है मठ, अर्थात क्या है, भिक्षुओं का निवास स्थान है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, ठीक है। तो सिंपल याद देखिएगा कि बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। आगे देखिए कह रहा है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट एवं बारते जो है न शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कीकट एवं बारते शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय सर्वप्रथम मगध सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में हुआ, और इसकी जानकारी वैदिक साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथों से क्या है, तो मिलती है। तो
तो याद रखिएगा कि राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय सर्वप्रथम मगध सम्राट कौन था? बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था और इसकी जानकारी वैदिक साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। आगे देखिए कह रहा है कि 12वीं शताब्दी से इस प्रदेश को बिहार के नाम से जो है ना संबोधित करना शुरू किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा शताब्दी में जो है ना बिहार के नाम से संबोधित करना शुरू किया गया था, मतलब बिहार को? तो 12वीं शताब्दी में इस प्रदेश को बिहार के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया गया था। और आगे कह रहा है कि अर्थवेद में अंग एवं मगध का जो है ना उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस वेद में, कौन सा वेद में जो है ना अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। किस में मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, बिहार के इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में बांटा जा सकता है। तो पहला कालखंड क्या है? तो देखिए पूरा पाषाण काल है। जो पूरा पाषाण काल का जो ईसा पूर्व है कितना है? तो देखिए इकाई दाहें सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 1 लाख ईसा पूर्व है। कितना है पूरा पाषाण काल का? तो 1 लाख ईसा पूर्व है। तो पूरा पाषाण काल के बारे में बोल रहा है कि आरंभिक पूरा पाषाण काल के अवशेष जो है ना, मतलब यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे काल होगा, अवशेष काल जो है ना पे अवशेष काल होगा, खुरपी, चाकू, कुल्हाड़ी आदि है। तो यहाँ पे सिंपल याद रखिए कि आरंभिक पूरा पाषाण काल के अवशेष काल जो है ना खुरपी, चाकू, कुल्हाड़ी आदि है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए साक्ष्य, यहाँ पे कह रहा है कि ये साक्ष्य गया की जो है ना जेठियन व पैमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध व पैसरा, नालंदा आदि से जो है उत्खनन के क्रम से प्राप्त हुए हैं। और नहीं देखिए क्या है? तो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था 1 लाख ईसा पूर्व से जो है ना 40,000 ईसा पूर्व, मतलब इसमें जो घटता है। इसमें कह रहा है इस काल के अवशेष बिहार, मुक्ता, मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। तो जो मध्य पाषाण काल था, इस काल के अवशेष जो है बिहार में मुक्ता, मुंगेर जिले से प्राप्त हुए थे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि छोटे आकार के प्रस्तर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि छोटे आकार के प्रस्तर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं। और नहीं देखिए क्या है? तो नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड था कितना था? 2500 ईसा पूर्व से कितना है? तो 1500 ईसा पूर्व है। जो नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। तो इसके बारे में कह रहा है कि इस काल के ऐतिहासिक साक्ष्यों में सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण जो है ना प्रमुख है। जो मुक्ता चिरांद मतलब सारण से, और मनेर बोलेगा तो कहाँ है? पटना, और चेचर व कुतुबपुर बोलेगा तो कहाँ? वैशाली में, और सोनवार बोलेगा तो रोहतास, एवं ताराडी बोलेगा तो गया से मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि चिरांद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में क्या है? तो विख्यात है। तो चिरांद हड्डी के उपकरणों के लिए क्या है? तो पूरे देश में जो है ना विख्यात है। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट काल क्या है? तो ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का जो टाइम पीरियड था कितना था? तो 1000 ईसा पूर्व से जो है 900 ईसा पूर्व था। तो इसके बारे में कह रहा है कि ताम्रपाषाण काल के बारे में कह रहा है इस काल में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित हुआ एवं कृषि तथा पशुओं को पालतू बनाने का जो है ना कार्य प्रारंभ हुआ। और नेक्स्ट कह रहा है कि इस काल में, मतलब ताम्रपाषाण काल में, काले एवं लाल मृदभांड के जो है ना साक्ष्य मिले थे। तो क्वेश्चन पूछा कि बिहार में जो है ना कौन सा काल में काले एवं लाल मृदभांड के साक्ष्य मिले थे? तो ताम्रपाषाण काल में मिला था। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है इस काल में, मतलब ताम्रपाषाण काल में कह रहा है कि साक्ष्य चिरांद मतलब सारण में है, और गया, मनेर, पटना, चेचर, वैशाली में है, राजगीर, सासाराम, भागलपुर आदि से मिले हैं। आगे देखिए लौह काल के बारे में बोल रहा है। लौह काल क्या है? इसके बारे में कह रहा है कि लौह काल में जो है ना इस काल में उत्तर वैदिक काल, इसको लौह काल को जो है ना उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। तो लौह काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। और लौह काल में जो है ना उत्तर बिहार के क्षेत्र में मानव बस्तियों के संकेत मिलते हैं। और इस काल में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग प्रारंभ होने लगा था। तो इस काल में जो है ना कृषि कार्यों में लोहे का जो प्रयोग प्रारंभ होने लगा था। चलिए आगे देखिए। यहाँ से देखिए चैप्टर क्या है? तो वैदिक काल में बिहार। वैदिक काल में जो बिहार का जो टाइम पीरियड था 1000 से कितना था? 600 ईसा पूर्व था। तो वैदिक काल में बिहार का जो टाइम पीरियड था कितना था? 1000 से 600 ईसा पूर्व था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि बिहार में आर्यों का विस्तार लगभग जो है ना 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। तो बिहार में आर्यों का जो विस्तार हुआ था कितना से कितना के मध्य हुआ था? तो बिहार में आर्यों का जो विस्तार हुआ था लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। और इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का जो है ना वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वायु पुराण, कह रहा है कि वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुरों का राज जो है ना कहा गया है। तो वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुरों का क्या कहा गया है? तो राज कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि वायु पुराण में जो है ना कौन सा क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया है? तो गया क्षेत्र को कहा गया। किसको कहा गया है? तो गया क्षेत्र को कहा गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बारह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। तो बराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। और वायु पुराण में राजगीर, गया, पुनपुन आदि को पवित्र क्षेत्र कहा गया है।
तो वायु पुराण में राजगीर, गया, पुनपुन आदि को पवित्र क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण से में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर अग्नि को मुख धारण किए हुए थे और घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से जो है ना बाहर आ गई तथा नदियों को चलाती हुई सदानीरा, मतलब बिहार की वर्तमान गंडक नदी का नाम है। जो सदानीरा है वो क्या है, तो बिहार की वर्तमान क्या है, तो गंडक नदी का क्या नाम था, सदानीरा था, के तट पर जो है ना ठहर गई। और विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सदानीरा के तट पर आए और सदानीरा नदी कौशल और विदेह की जो है ना सीमा पर थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा कि विदेह राज का उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। तो विदेह राज का उल्लेख कहाँ मिलता है, मतलब किस वेद में मिलता है, तो यजुर्वेद में जो है ना विदेह राज का उल्लेख मिलता है। और यह उत्तर वैदिक काल में बिहार का महत्वपूर्ण राज्य था। और सतपथ ब्राह्मण में विदेह के जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में जो है ना किया गया है। चलिए आगे देखिए, करा कि वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का जो है ना उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है। तो यहाँ पे करा कि वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो महाजनपद काल है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो करा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 बड़े बड़े राज्यों में जो है ना बटा था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा था, जो है ना जो महाजनपद कहलाते थे। ठीक है, और बिहार दरोगा में जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, तो बिहार के जितने भी एग्जाम होता है उसमें आपको इस चैप्टर से जो है ना क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में जो है ना 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा था, जो महाजनपद कहलाते थे। और महाजनपद के संदर्भ में सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र में जो है चर्चा मिलती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि महाजनपदों के संदर्भ में सर्वप्रथम जो बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय तथा क्या है, तो जैन साहित्य भगवती सूत्र में जो है ना चर्चा मिलती है। चलिए आगे देखिए। आगे करा कि 16 महाजनपद में बिहार के 3 महाजनपदों कौन कौन है, तो मगध, वज्जी और क्या है, तो अंग है। तो कह रहा है कि 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद मगध, वज्जी और क्या है, तो अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय मतलब बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। तो याद रखिएगा कि बिहार में कितने महाजनपद है, तो 3 है। कौन कौन है, तो मगध है, वज्जी और क्या है, तो अंग है। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद मगध, वज्जी और क्या है, तो अंग। अंग की राजधानी कहाँ है, तो चंपा है। मगध का बोलेगा तो राजगिरी, वज्जी का बोलेगा तो कहाँ है, तो वैशाली है। बस से वज्जी, बस से वैशाली। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अंग महाजनपद के बारे में बोल रहा है। अंग महाजनपद के बारे में कह रहा है कि अंग आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। यहाँ पे कह रहा है कि अंग जो है ना आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। और बिंबिसार ने इसे जो है ना मगध में क्या किया था, मिला लिया था। और आगे कह रहा है कि अंग सबसे पूर्वी महाजनपद था। अंग क्या था, सबसे पूर्वी महाजनपद था। और पुराणों तथा महाभारत में चंपा का पुराना नाम जो है ना मालिनी था। पुराणों तथा महाभारत में चंपा का पुराना नाम क्या था, तो मालिनी था। और कालांतर में इसका नाम जो है चंपा या चंपावती हो गया था। मतलब कालांतर में इसका नाम क्या हो गया, कालांतर में तो चंपा या चंपावती हो गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि इसका प्रमुख नगर चंपा, भादेह और असपुर एवं आसन था। और अंगराज का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ना अर्थवेद में मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि अंगराज का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अर्थवेद में मिलता है। और पाली साहित्य में भी अंगराज का उल्लेख मिलता है। तो पाली साहित्य में भी क्या मिलता है, तो अंगराज का उल्लेख मिलता है। और चीनी यात्री हुएंत्सो ने चंपा को चेन्नेपो से संबोधित किया था। और बिंबिसार ने अंग जनपद को मगध साम्राज्य में जो है ना मिला लिया था। तो बिंबिसार ने अंग जनपद को क्या किया था, तो मगध साम्राज्य में मिला लिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, तो महाजनपद क्या है, तो मगध महाजनपद है। इसका राजधानी कहाँ है, तो ग्रीवर, या अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं, तो राजगीर बोलते हैं। तो कराधुनिक पटना और गया जिला प्राचीन मगध में क्या है, तो सम्मिलित है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ना अर्थवेद में मिलता है। तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अर्थवेद में मिलता है। और आगे कह रहा है कि पाली साहित्य में मगध के संबंध में विस्तृत वृत्तांत जो है ना मिलता है। पाली साहित्य में मगध के संबंध में विस्तृत वृत्तांत मिलता है। और चंपा नदी मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक करती है। तो चंपा नदी है मगध तथा अंग महाजनपद क्या करती है, तो पृथक मतलब अलग करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक कौन सा नदी करती है, तो चंपा नदी करती है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है कि वज्जी संघ, मतलब वज्जी का जो राजधानी है कहाँ है, तो वैशाली है। वह से वज्जी, वह से वैशाली। अब वज्जी महाजनपद में जो है ना 8 कुलों का क्या था, तो संघ था। ये कौन कौन है, देखिए वज्जी, पहला है वज्जी, दूसरा क्या है, तो लिच्छवी, तीसरा बोलेगा तो ज्ञात्रिक, चौथा बोलेगा तो विदेह जिसको मिथिला बोलते हैं, और पाँचवा बोलेगा तो उग्र मतलब हाथीग्राम, छठा बोलेगा तो भोग जिसको भोगनगर, और सातवां बोलेगा तो कुरु हस्तिनापुर, और आठवां बोलेगा तो इच्छावाकु जिसको क्या बोलते हैं, अयोध्या बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि वज्जी संघ उत्तरी बिहार में क्या था, स्थित था। जो वज्जी संघ था उत्तरी बिहार में क्या था, तो स्थित था। वर्तमान बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के क्षेत्र इसमें जो है ना शामिल थे।
वर्तमान बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के क्षेत्र इसमें जो है ना शामिल थे, जिसमें कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के जो है ना विदेह प्रमुख थे। नेक्स्ट कह रहा है कि बज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। तो बज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था और कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राजस्व शब्दों जीवी संघ के रूप में जो है ना किया था। तो कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में जो है ना किया था। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि कुंडग्राम के ज्ञात्रिक गणराज्य के प्रमुख सिद्धार्थ यहाँ के जो है ना महावीर का क्या है जन्म हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुंडग्राम के ज्ञात्रिक गणराज्य के प्रमुख सिद्धार्थ के यहाँ महावीर का जो है ना जन्म हुआ था और महावीर की माता का नाम क्या था, तिरसला। लिच्छवी राज के प्रमुख चेटक की जो है ना वहन थी। महावीर की माता का नाम क्या था, तिरसला था, जो लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेटक की क्या थी, वहन थी। और वैशाली की नगर वधु का खिताब प्रसिद्ध नर्तकी अम्रपाली को जो है दिया गया था। और लिच्छवियों ने प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण महात्मा बुद्ध के निर्माण हेतु जो है ना करवाया था। तो लिच्छवियों ने प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण महात्मा बुद्ध के निर्माण हेतु जो है ना करवाया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि वैशाल अथवा वैशालिका राजवंश का प्रथम शासक नभेनदिष्ट था। कह रहा है कि वैशाल अथवा वैशालिका राजवंश का प्रथम शासक नभेनदिष्ट था। अंतिम शासक बोलेगा तो सोमती तथा प्रमति था। और इस वंश के 24वें राजा विशाल ने वैशाली शहर की जो है ना स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि विदेह वंश की स्थापना इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह द्वारा की गई थी। तो विदेह वंश की स्थापना इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह द्वारा की गई थी। और विदेह वंश के द्वितीय शासक मिथिजनक विदेह ने मिथिला की जो है ना स्थापना की थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि विदेह वंश के द्वितीय शासक मिथिजनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी। और आगे कह रहा है कि विदेह वंश के 25वें शासक सिरध्वज जनक की पुत्री जो है ना सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जो है ना हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा है कि विदेह वंश के 25वें शासक सिरध्वज जनक की पुत्री सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हुआ था। और आगे कह रहा है कि जनकपुर अब नेपाल में है, मिथिला राज की जो है ना राजधानी थी। जो जनकपुर है वर्तमान में कहाँ है, तो अब नेपाल में है और मिथिला राज की क्या थी, राजधानी थी। और विदेह वंश के अंतिम शासक बोलेगा तो कौन थे, करल जनक थे। तो विदेह वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो करल जनक थे। आगे देखिए यहाँ पे जो है महाजनपद है, यहाँ पे क्या है, तो राजधानी देखिए दिया हुआ है। तो काशी राजधानी कहाँ है, तो वाराणसी है। कौशल का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, श्रावस्ती है। अंक का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, चंपा है। और मगध का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, राजगिरी या गिरिवज बोल सकते हैं। इससे जो है ना बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन फिक्स है, कन्फर्म कर लीजिए। तो मगध का राजधानी बोलेगा तो राजगिरी या गिरिवज। बज्जी का राजधानी बोलेगा तो वैशाली। मल का राजधानी बोलेगा तो कुशीनगर या तो पावा। और चेदी या चेदी का राजधानी बोलेगा तो शक्तिमती, आधुनिक जो है ना बुंदेलखंड है। और वस्त का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो कौशाम्बी है। पंचाल का बोलेगा तो कहाँ है, उत्तरी पंचाल का ही छत्र बोलेगा, याद रखिएगा। और दक्षिणी पंचाल का बोलेगा तो क्या है, कंपिल है। तो पंचाल में जो है उत्तरी पंचाल का राजधानी बोलेगा तो यही छत्र, और दक्षिणी पंचाल का राजधानी बोलेगा तो क्या होगा, कंपिल होगा। और मत्स्य का शरीर क्या होता है, विराट होता है, तो क्या हो जाएगा, विराट नगर। सुरसेन की राजधानी कहाँ है, तो मथुरा। सुरसुर करते रहते क्या होगा, माथा थुर देंगे, तो याद रखिएगा सुरसेन की राजधानी कहाँ है, तो मथुरा है। अस्मक की राजधानी, जो अस्मक होता है मतलब याद रखिए जो ड्रग्स होता है ना उसको किस में ले जाता है, पोटली में ले जाता है, पोटली बांध ले जाता है। तो याद रखिए अस्मक की राजधानी कहाँ है, तो पोटली। तो दक्षिण भारत का जो है एकमात्र महाजनपद था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, तो अस्मक था। बहुत पूछता है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, तो अस्मक था। अस्मक याद रखिए सिंपल, अस्मक राजधानी कहाँ है, तो जो ड्रग्स होता है अस्मक होता है उसको पोटली में जो है ना बांध के ले जाता है। तो पोतना या पोटली याद रखिएगा, ठीक है। अवंती की राजधानी बोलेगा उत्तरी उज्जैनी या दक्षिणी, मतलब बोलेगा तो महिष्मती। मतलब जो उत्तरी अवंती जो था, उत्तरी अवंती का राजधानी बोलेगा तो उज्जैनी, और दक्षिणी का बोलेगा तो कहाँ है, तो महिष्मती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है गंधार का राजधानी बोलेगा तो तहसीला। कंबोज का बोलेगा तो कम्बोज, मतलब क्या करेगा, घाटा करेगा। तो मतलब कंबोज की राजधानी क्या है, राजपुर, या मतलब हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। तो कंबोज बोलेगा तो राजपुर या तो हाटक, या तो कहाँ है, कश्मीर में है, मतलब घाटा करेगा तो हाटक याद रखिएगा। और कुरु जो भगवान होते हैं ना, जो मतलब कुरुज होता है, इन भगवान क्या होता है, क्रूर टाइप के होते हैं, मतलब जो है ना बहुत अथी होते हैं, निर्दयी होते हैं। तो कुरु का राजधानी बोलेगा तो कहाँ, इंद्रप्रस्थ है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज है। बुद्धकालीन का जो 10 प्रमुख गणराज है वो कौन कौन, देखिए कपिल वस्तु है, क्या है, कपिल वस्तु है। और क्या है, तो कपिल वस्तु का हो जाएगा शाक्य, सुमारा का हो जाएगा भग्य, केशपूत का हो जाएगा कलाम, और रामग्राम का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो कोली। कुशीनारा का बोलेगा तो क्या है, तो मल। और पावा का बोलेगा तो मल। पिलीवन का बोलेगा तो मेरिये। अलकल्प का बोलेगा तो बुली। वैशाली का बोलेगा तो लिच्छवी का। और मिथिला का बोलेगा तो जो है ना विदेह था, ठीक है। ये जो है ना बुद्धकालीन का 10 प्रमुख क्या था, तो गणराज था। चलिए आगे देखिए गौतम बुद्ध के बारे में देखिए इंट्रोडक्शन दिया, मतलब गौतम बुद्ध का जीवन के परिचय के बारे में देखिए दिया हुआ है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा।
और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है कहाँ है, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी मतलब नेपाल में हुआ था। और बचपन का नाम मतलब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सूर्योधन था, जो कपिलवस्तु के शाकगण के जो है ना प्रधान थे। कौन, तो गौतम बुद्ध के पिता थे। ठीक है, आगे देखें, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया, जो कुलीय गणराज की कन्या थी। और गौतम बुद्ध के जो पालन पोषण किए थे कौन किए थे, मौसी जो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, जो अन्य नाम क्या बोलेगा, भद्रकच्छ या गोपा या बिंबा बोल सकते हैं। ठीक है, और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। और घोड़े का नाम बोलेगा तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, तो कंथक था। और गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, तो चान या चन्ना बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो मल्लुक राजधानी जो है ना कुशीनगर में हुआ था। और सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। और आगे देखिए, करा सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया था। आगे देखिए, करा कि बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम उनके क्या है, तो प्रतीक है। तो बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम उसके प्रतीक क्या क्या है उसके बारे में देखिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए घटना दिया, वहाँ पे देखिए प्रतीक है। तो जन्म का जो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल था। यौवन का बोलेगा तो क्या था, तो साढ़ था। और गृह त्याग को जिसको क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो घोड़ा था। और ज्ञान प्राप्ति को संबोधि बोलते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, पीपल या बोधि वृक्ष बोल सकते हैं। और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बोले क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, चक्र था। और मृत्यु को जो है ना महापरिनिर्वाण बोलते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, पद चिन्ह या स्तूप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली एवं द्वितीय गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुत्र राजगिरी थे। ठीक है, तो बुद्ध के प्रथम गुरु बोलेगा तो कौन थे, अलार कलाम थे। द्वितीय गुरु बोलेगा रुद्रक, जो रामपुत्र कहाँ के थे, राजगीर के थे। आगे कह रहा है कि 35 वर्ष की आयु महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी मतलब पुनपुन नदी के किनारे बोध गया बिहार के उर्विला नामक स्थान पर पीपल मतलब बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा ना कि 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जो अभी क्या है पुनपुन नदी के किनारे बोध गया मतलब बिहार के उरुवेला नामक स्थल पर पीपल मतलब बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की जो है ना प्राप्ति हुई थी। और इसी दिन से वे तथागत हो गए और 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम जो है ना बुद्ध के नाम से जो है ना प्रसिद्ध हुए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम जो है बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हें शाक मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया या ज्योतिपुंज के नाम से जो है ना जाना जाता है। किसको, तो गौतम बुद्ध को। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो बौद्ध धर्म के बारे में है। तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध थे। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है, प्रकाशमान अथवा क्या है, जागृत होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है, प्रकाशमान अथवा क्या होता है, जागृत होता है। आषाढ़ की पूर्णिमा को बुद्ध ने 5 ब्राह्मण मतलब सन्यासों को अपना पहला उपदेश वाराणसी के मृगदाव मतलब वर्तमान में क्या है, तो सारनाथ में दिया था। और बुद्ध ने सर्वप्रथम तपसु एवं भल्लिक नामक 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी बनाया था। आगे कह रहा है कि बिंबिसार उद्यान एवं प्रसेनजित बुद्ध के प्रमुख जो है अनुयायी थे। बिंबिसार उद्यान एवं प्रसेनजित बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। और बुद्ध के अनुयायियों को 2 भाग मतलब भिक्षु और भिक्षुनी और उपासक एवं उपासिका में जो है ना बांटा गया। और गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को जो है ना उपासक कहा जाता था। तो यहाँ पे कह रहा है कि गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि सरीपुत्र मोदक लायन आनंद एवं उपाली बुद्ध के जो है ना प्रमुख शिष्य थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि सरीपुत्र मुग्धलायन आनंद एवं उपाली बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। और बुद्ध के जो है ना सबसे प्रिय शिष्य बोलेगा तो कौन थे, आनंद थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध के सबसे प्रिय जो शिष्य थे उनका नाम क्या था, तो आनंद था। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को जो है अपना शिष्य बनाया था। मतलब ज्ञान प्राप्ति के जस्ट जो है ना 20वें वर्ष में बुद्ध ने अंगुलीमाल एक जो डाकू था उसको जो है ना अपना शिष्य बनाया था। ठीक है, आगे करा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, बुद्ध धर्म और क्या है, तो संघ है। क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के जो है ना त्रिरत्न कौन नहीं है। तो याद रखिएगा कि बुद्ध धर्म संघ है और जो ऑप्शन में नहीं रहेगा वो क्या है, तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए करा कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध धामिनी और क्या है, प्रतिपदा है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं कौन कौन है, देखिए सम्यक दृष्टि, इसका मतलब क्या है, तो वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। और दूसरा क्या है, सम्यक संकल्प, इसका मतलब क्या है, लोभ द्वेष हिंसा के क्या है, मुक्त विचार। और तीसरा क्या है, तो सम्यक वाक है, जो क्या है, अप्रिय वचनों का त्याग। और चौथा क्या है, सम्यक कर्मांत है, सकर्मक का क्या है, तो सत्कर्म का पालन है। और पांचवा बोलेगा तो सम्यक आजीव है, जो सदाचार युक्त आजीविका है। छठा बोलेगा तो क्या है, सम्यक व्यायाम है, मानसिक शारीरिक क्या है, तो स्वास्थ्य है। और सातवां बोलेगा तो सम्यक स्मृति है, जो क्या है, सात्विक भाव है। आठवां बोलेगा तो सम्यक समाधि है, जो मन को क्या है, एकाग्रचित करना है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली। बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली क्या था, इसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि संघ में प्रविष्ट होने को जो है ना उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, तो संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था और संघ की सदस्यता लेने वाले को पहले ब्राह्मण का दर्जा मिलता था और 10 वर्षों के बाद उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती थी, तब से उसे जो है ना भिक्षु का दर्जा मिलता था। आगे कह रहा है कि संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति और दास तथा रोगी व्यक्ति का जो है ना प्रवेश वर्जित था। तो यहाँ पे कह रहा है कि संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्ति को जो है ना प्रवेश किया था तो वर्जित था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संघ की सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या बोलेगा तो कोरम 20 थी। तो संघ की सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम अगर मतलब कोरम की संख्या बोलेगा तो कितना था, तो 20 था। और प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या को सायं उपोस्थ नामक सभा होती थी, जिसमें प्रतिमोक्ष मतलब प्रतिभोज का पाठ किया जाता था। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या को सायं उपोस्थ नामक सभा होती थी, जिसमें प्रतिमोक्ष प्रतिभोज का जो है ना पाठ किया जाता था। और आगे कह रहा है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकृतिक समारोह जो है ना पवरन कहलाता था। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिन जो है ना उपवास के दिन होते थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिन उपवास के जो है ना दिन होते थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन या त्यौहार बैसाख की पूर्णिमा है। ठीक है, तो याद रखिए कि बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन बोलेगा तो क्या है, तो बैसाख की क्या है, तो पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन आध्यात्मिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध को जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण की जो है ना प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के लिए निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार माना था। क्या था, बाढ़, अग्नि और क्या है, तो आंतरिक कलह था। तो यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के लिए निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार माना था, जैसे क्या है, तो बाढ़, अग्नि एवं क्या है, आंतरिक कलह है। आगे कह रहा है कि बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को बौद्ध धर्म में जो है ना धम्म कहा गया है। तो बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो धम्म कहा गया है। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे कौशल की राजधानी कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। और बुद्ध ने अपने उपदेश को जो है ना पाली भाषा में दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था और वह बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के संगठन को जो है ना संघ कहा गया है। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के संगठन को संघ कहा गया है। और बुद्ध आत्मा ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। बुद्ध आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। और बौद्ध धर्म जो है ना पुनर्जन्म में क्या है, विश्वास रखते थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो था किस में विश्वास करता था, तो पुनर्जन्म में जो है ना विश्वास करता था। लेकिन बुद्ध आत्मा और ईश्वर के जो अस्तित्व में जो है ना विश्वास नहीं रखते थे। आगे करा कि बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय हीनयान, महायान और क्या था, वज्रयान था। आगे करा हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा, जबकि महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा का जो है ना प्रयोग करते थे। तो हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा, जबकि महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आगे देखिए बौद्ध साहित्य के बारे में कह रहा है कि बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है और यह पाली भाषा में लिखित है। इसमें जो है 17 ग्रंथों का क्या है, तो समावेश है। और ये त्रिपिटक कौन कौन है, देखिए पहला क्या है, तो सूत पिटक। इसमें कह रहा है इसमें बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है और इसका संग्रहण आनंद के जो है ना आनंद के द्वारा किया गया था। और दूसरा क्या है, विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है और इसका संकलन उपाली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्या है, तीसरा क्या, अभिधम्म पिटक। इसमें कह रहा है इसमें बौद्ध दर्शन की जो है ना चर्चा है, इसका संकलन मोगली पुत्तिस के द्वारा जो है ना किया गया था। आगे कह रहा है कि बुद्ध के संबंध में नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वाधिक जो है ना महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है कि बुद्ध के संबंध में नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जातक कथाएँ जो बुद्ध के पूर्व जन्म या बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक एवं क्या है आर्थिक जीवन पर क्या है, तो आधारित है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गृहस्थों के लिए केवल 5 शील, भिक्षुओं के लिए जो है ना 10 शील मानना अनिवार्य था। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना क्या था, अनिवार्य था। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है कि बौद्ध धर्म के 10 शील जो है ना या तो आचरण कौन कौन थे, देखिए पहला क्या है, तो सत्य, दूसरा बोलेगा अस्तेय, तीसरा बोलेगा तो अहिंसा, चौथा बोलेगा तो अपरिग्रह, और 5वां बोलेगा तो ब्रह्मचर्य, 6ठा बोलेगा तो व्यभिचार आदि से दूर रहना, और 7वां बोलेगा तो क्या हो जाएगा, असमय भोजन का त्याग, और 7वां बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो 8वां कोमल सस्य का त्याग, और 9वां बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सिंगारों प्रसादों का त्याग, और 10वां बोलेगा तो मद सेवन का जो है नहीं करना। ये सारा जो है था बौद्ध धर्म में क्या था, 10 शील जो है आचरण जो था ना वो शामिल था। ठीक है, आगे कह रहा है कि जातक कथाएं पाली भाषा में जो है लिखी गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, जातक जो कथाएं थी किस भाषा में लिखा गया था, तो पाली भाषा में जो है लिखा गया था।
और बुद्ध चरित्र तथा सौंदर्यानंद महाकाव्य संस्कृत भाषा में अश्वघोष के द्वारा लिखित है। तो बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद लेखक बोलेगा तो कौन थे? अश्वघोष थे। और किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में जो है ना लिखा गया था। और आगे कह रहा कि प्रतिसमुपपाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। आगे कह रहा एक किंवदंती के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। और 8 स्तूप कौन कौन है? मगध है, वैशाली है, कपिलवस्तु है, अलकप है, रामग्राम है, वेठद्वीप है, पावा और क्या है? पीपलीवन है। आगे करा कि वसुमित्र द्वारा संस्कृत भाषा में रचित महाभिभाव एक उच्च कोटि का जो है ना बौद्ध ग्रंथ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वसुमित्र द्वारा संस्कृत भाषा में रचित महाभिभाव एक उच्च कोटि का बौद्ध ग्रंथ है। और महायान संप्रदाय की ग्रंथि बोलेगा ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन का क्या है? उल्लेख मिलता है। आगे देखिए कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की जो है ना सौतेली माता कौन थी? मौसी जो थी ना कौन थी? गौतमी प्रजापति थी। और यही जो है ना गौतम बुद्ध को जो है ना पालन पोषण किए थे। तो याद रखिएगा ना कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम अगर महिला बोलेगा तो कौन थी? बुद्ध की सौतेली माता कौन थी? मतलब मौसी थी, गौतमी प्रजापति थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे दिया हुआ बौद्ध संहितियाँ दिया हुआ। कौन सा बौद्ध संहितियाँ कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसका कार्य क्या था। देखिए तो देखिए सब इसे देखिए क्वेश्चन बहुत आता है बिहार में, जितने भी एग्जाम होता है इससे जो है ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो देखिए कर रहा है और सारे जो टॉपिक है ना बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब बिहार द्रोह का जो है ना फेवरेट टॉपिक है। देखिए पहला है संगीति है। प्रथम संगीति कहाँ हुआ? देखिए प्रथम संगीति बोलेगा तो कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, जो कहाँ? सतकर्णी गुफा में हुआ था। तो प्रथम संगीति जो बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, सतकर्णी गुफा में हुआ था। और कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ तो में शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु का था, जो हरेक वंश का शासक था। ठीक है, और उसमें अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। इसका कार्य क्या था? प्रथम बौद्ध संगीति का तो सूत पिटक में विनय पिटक का जो है ना संकलन था। ठीक है, आगे देखिए दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसे सुनाग वंश का था। ठीक है, और इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सावाकामी थे। और इसका जो कार्य था क्या था? बौद्ध संघ अस्थावीर एवं महासंघिक में क्या था? विभाजित था। आगे देखिए कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और उसमें जो है तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और तृतीय जब बौद्ध संगीति हुआ था उसमें शासनकाल किसका था? तो अशोक का था, जो मौर्य वंश का था। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्ति से। उसका कार्य क्या था? तीसरा पिटक विधम पिटक को जो है जोड़ा गया था। आगे देखिए कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसका अवधि जो था लगभग जो है ना ईसा पूर्व की जो है ना प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पूछेगा कि जो बौद्ध संगीतियाँ हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीतियाँ जो हुआ था कब हुआ था? तो लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। उसमें जो है ना शासनकाल किसका था? तो कनिष्क का था। किस वंश का था? कुषाण वंश का था। ठीक है, और उसमें जो है ना चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे। और अश्वघोष जो थे ना उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और इसमें जो कार्य था बौद्ध धर्म का हीन यानी महायान में जो है विभाजन, संप्रदाय में विभाजन था। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि सूत पिटक एवं विनय पिटक का जो संकलन था किस बौद्ध संगीति में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उसमें जो शासनकाल था किसका था? तो अजातशत्रु का था। उसमें अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध संघ अस्थावीर एवं महासांघिक में विभाजित किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो दूसरी बौद्ध संगीति में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा तीसरा विनय पिटक विधम पिटक जोड़ा गया था किस बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था? तृतीय बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में जो विभाजन हुआ था किस बौद्ध संगीति में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। तो सिंपल याद रखिएगा कि बौद्ध संगीति पहला बोलेगा तो राजगिरी, दूसरा बोलेगा तो वैशाली, तीसरा बोलेगा तो पटना में हुआ था, चौथा बोलेगा तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पहला का अगर अवधि पूछेगा पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा बोलेगा 383 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा बोलेगा 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा बोलेगा तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। चौथा बोलेगा तो लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। अगर पहला बौद्ध संगीति शासनकाल पूछेगा तो कौन था शासनकाल? उसमें शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु का था। दूसरा बोलेगा तो कालाशोक का था। तीसरा बोलेगा तो अशोक का था। चौथा बोलेगा तो कनिष्क का था। और पहला बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था।
दूसरा में अध्यक्ष बोलेगा तो साबाकामी था, तीसरा में बोलेगा तो मौलिपुत्तीस था, तीसरा में बोलेगा चौथा में बोलेगा तो क्या था, तो वसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष बोलेगा तो अश्वघोष थे। ठीक है, तो ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। तो अगले आज के लिए यहाँ यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में जो है ना जैन धर्म से स्टार्ट करेंगे, सारा जो है बौद्ध धर्म सारा हम कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगले क्लास में जो है जैन धर्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3-4 क्लास चलेगा, तो प्राचीन बिहार का जो प्राचीन इतिहास है ना सारा खत्म हो जाएगा। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, बाकी जो है 2-3 क्लास में कोशिश करेंगे इसको जो है ना सारा खत्म कर दे। ठीक है, देख रहे हैं ना सारा, तो कम कम लेकर चलेंगे कि आपका जो है ना सारा जितना हो सके उतना मतलब पच जाए, नहीं कि मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक ही दिन करवा दें तो पता चला कि मतलब अनपच हो गया। तो कम कम लेकर चलेंगे। अभी थोड़ा मतलब कोशिश यही रहेगा ना कि आपका बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसे हम पहले खत्म करें, और लगभग खत्म ही हो जाएगा। ज़्यादा मोटा बुक भी नहीं है, कम कम लेकर चलेंगे। तो ज़्यादा मेन होता है ना कि रिवीजन करना, ऐसा नहीं कि हम आ करके एक क्लास में जो है ना आपका 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास करके करवा दें, पता चला कि आपको कुछ समझ ही नहीं आए। तो अगले क्लास में जैन धर्म का चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगा होगा तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने जो भी लोग बिहार में बिहार दरोगा, BSSC, बिहार पुलिस जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो है ना क्लास का लिंक, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए जिनको भी बिहार दरोगा का बैच ज्वाइन करना है, जो होमवर्क सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा का, जिनको ज्वाइन करना है तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। होमवर्क सीरीज का जो है ना बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज का बैच 3 स्टार्ट है। तो बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि हाँ अगर हमें बिहार दरोगा का तैयारी करना है, देखिए आपको बताते हैं सिंपल। इसमें जो है ना होमवर्क सीरीज चलेगा, ये जो घटनाचक्र का बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, ये सारा बुक से होमवर्क करवाया जाएगा। और देखिए इसमें क्वेश्चन बैंक भी चल रहा है, लूसेंट सब्जेक्टिव भी चल रहा है, NCERT 60 संग्रह, और लास्ट में जो है ना EV करवा दिया जाएगा। ठीक है, जो दृष्टि का समान ज्ञान है, ये सारा कुछ करवाया जाएगा। इसमें जो है ना आपका लगभग PT एग्जाम तक ये बैच चलेगा, और ये बैच जो है ना स्टार्ट है। तो जिनको लगता है कि हमें शुरू से तैयारी करना है, हमें बुक से तैयारी करना है, और देखिए बुक से तैयारी कीजिएगा ना तभी आपका जो है ना सिलेक्शन हो पाएगा। आप ठीक है क्लास कीजिएगा, लेकिन अगर 1 घंटा बुक को पढ़िएगा आपका जो है ना बहुत सारे चीज़ जो है ना आपको गहन अध्ययन होगा। और बाकी इसमें जो भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, चाहे वो खाकी सीरीज हो, चाहे रूटेरिया हो बुक का, और या तो SR क्लासेस का हो, या तो ड्रीम डोज का हो, जो भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको सारा करवाया जाएगा। तो इस ग्रुप में जुड़ करके जो है ना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, और साथ में जितना हो सके ना प्रैक्टिस सेट लगाइए। बहुत सारे का जो है ना ग्रुप में जुड़ करके रिजल्ट हुआ है, मतलब 18 जो पोस्ट एग्जाम हुआ था एक्साइज का, उसमें बहुत सारे का रिजल्ट हुआ है। जिनका रिजल्ट नहीं भी हुआ था उनको जो है ना मैसेज करने बोले तो बहुत लोग मैसेज किए थे, उनको जो है ना मतलब मेंस का तैयारी करने के लिए जो ग्रुप फर्स्ट था उसमें हम सभी को ऐड कर दिए हैं। बाकी जो है ना बैच 3 है तो इसको ज्वाइन कीजिए, और बाकी बिहार पुलिस वाले जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए इसमें जो है ना मंडे से इसमें लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है ना स्टार्ट होगा। देखिए लूसेंट सब्जेक्टिव स्टार्ट है, NCERT 60 संग्रह स्टार्ट है, और देखिए इसमें जो है ना एकदम डेली पर डे आपका जो है एक प्रैक्टिस सेट इसमें दिया जा रहा है इस ग्रुप में ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का। तो पहले इसको 63 प्रैक्टिस सेट पूरा खत्म कर देंगे, फिर से जो है ना रिवाइज करवाएंगे। बाकी आपका क्लास भी यूट्यूब पे आएगा। और बाकी इसमें देखिए जो है ना इसमें 56 प्रैक्टिस सेट था, 36 क्या था तो PYQ था, और 25-20 जो है ना इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट था। 36 पूरा खत्म हो चुका है। तो ग्रुप को जुड़िए, ग्रुप में जुड़िए, और जो भी पीछे का जो क्लास हो चुका है ना आपका सारा PDF आपको मिल जाएगा। तो सारा आप रिवाइज के तौर पे जो है ना सारा सेट लगा लीजिएगा, और ये सारा जितने भी दिया हुआ ना सारा कुछ करवाया जाएगा। इसका अगर फ़ी का बात करें 99 रुपये है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल कर लीजिएगा, 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल जो है ना टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। और बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है, तो जितना जल्दी हो आप देरी मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और या तो कहीं आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है पढ़ाई कीजिए, लेकिन अगर लगता है कि हमें बुक से तैयारी करना है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सारा प्रैक्टिस सेट जो भी आएगा आपको सारा करवाया जाएगा। तो क्लास को सभी लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।